अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तान मक्का डील विल दे फाइट अगेंस्ट ईरानियन प्रॉक्सीज। मेजर राइट मेजर को वाले की वीडियो जी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सरकारी पास हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बड़ी अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है, एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों के लिए। ये जो किताब है, इस किताब का नाम है ये दिल मांगे मोर। अब आप समझ गए होंगे ये दिल मांगे मोर किसने मशहूर किया था। दैट वाज कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 जैकरिफ, परमवीर चक्र। तो ये उनकी कहानी है और उनके भाई ने लिखी है। मिस्टर विशाल बत्रा, हिज ब्रदर, हैज रिटन दिस बुक। ये किताब बहुत शानदार है। मैं चाहता हूं आप इस किताब को खरीदें। ऐसी हीरोज की कहानी आप इंकरेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक एंड बाय योर कॉपी टुडे। हाँ भाई, चीयर्स। उठो उठो उठो, तुम इतना बैलेंसिंग एक्ट करते हो यार। चलो, ऑलराइट ब्रदर। टिक टिक टिक। हाँ जी, बोलो। अच्छा, मैं पहले ये तो बोल दूं। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सी पैक, दिस इज सी पैक। हाँ बोलो, मजा आ गया। खबर बताओ भाई। बस म्यूजिक। हाँ, नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। सर, खबर वही लाल टोपी। हाँ, रेड कैप। यस सर। अच्छा, लाल पहन के ऐसे लाल टोपी शुरू कर दी है। फिर तो सोफा भी लाल है। नहीं, ये नीला सोफा है। वो तो सर का है। अच्छा सर। तो सर लाल टोपी जो है हाँ, जो है वो सारे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिसके लिए वो फेमस है। बाकी पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं। बाकी जिस बातों के लिए फेमस है उन सब सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो वो अपनी वाणी में जो कहना चाह रहा था, एक बार सुन लेते हैं। तो जाहिर है कि अगर पाकिस्तान न बनता तो क्या होता। आज भी कल मेरी एक देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम से बात हो रही थी। नापाक और पलीत हराम का वजूद आज भी बहस कर रहा है। कहता है पाकिस्तान ना बनता तो हिंदुस्तान में इतने मुसलमान होते। अस्तगफुरुल्लाह, इतने मुसलमान तो दुनिया में भी आज हैं जो समुद्र की झाग जैसे। हैसियत क्या है इन मुसलमानों की। भारत में अगर 10-15 करोड़ मुसलमान हो भी जाते मजीद तो क्या होता। हुकूमत तो हिंदुओं की होती, जलील तो वैसे ही होते जैसे आज हो रहे हैं। मगर दुनिया में क्या नहीं होता। दुनिया में एक इस्लामी एटमी ताकत ना होती। अखंड भारत 1947 में बन चुका होता। ये इतने जलील लोग हैं दारुल उलूम देवबंद भारत वाले, इतने नापाक लोग हैं, इतने मुर्तिद लोग हैं ये, कि अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने गलती की थी पाकिस्तान की मुखालफत करके। और ये फजलू गेंडा डीजल बदबख्त नापाक और पलीत इसी मसलक और नजरिए का आदमी है। इतनी ही नफरत पाकिस्तान से करता है जितना वो भारत के अंदर महमूद अहमद मदनी करता। तो जैसा सर आपने सुना कि वो कहना चाह रही है कि एक देवबंद के आलिम से उसकी बात हो रही थी। आलिम मतलब सर, मतलब आई थिंक इट्स सम रिलीजियस अथॉरिटी। मुझे एग्जैक्टली आलिम मतलब कोई जो मुझे हाफिज का पता है। कोई आलिम मतलब कोई पढ़ा लिखा जो इस्लामी पूरे लिटरेचर से या फिर उनके जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके बारे में जानकार वगैरह। देवबंद के एक आलिम से बात हो रही थी और उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान ना बटता तो भारत के अंदर इतने करोड़ मुस्लिम होते और मतलब सत्ता भी हासिल कर सकते थे। नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तान बट गया, मुस्लिम कम रह गए। और फिर वो कह रहा है नापाक पलीत लोग हराम में लिपटे, हराम में लिपटे। सब बोला देवबंद वाले, अगर हम वहां रहते तो हम वही हिंदुओं के नीचे तलवे चाट रहे होते तुम्हारी तरह। लेकिन हम अलग हुए और हमने इस्लामिक दुनिया को एक परमाणु बम वाला एक इस्लामिक मुल्क वाला बना, जो कि ये है वो है। कहना क्या चाह रहा सर ये? मुझे लगता है इसको बीच बीच में डकारें आती हैं। ये लाल टोपी को ये बीच बीच में पता नहीं, गांव में नहीं बोलते माता चढ़ती है किसी के, इसका होता है कुछ। ये अजीब अजीब सी हरकतें करता है। मजा आया था सर अगर ये ना बटे होते। हाँ। इसको राधेड़ में पकड़ के ना दिल्ली में कहीं मिल जाए। दिल्ली आ गया कहीं से। मैं तो कहता हूँ कि लाल टोपी अरे पूरी बातचीत से बहुत मजेदार आदमी है लाल टोपी।
कस्तंतुनिया से अंदलूस, अंदलूस से बगदाद, बगदाद से दमश्क, हमने कितने दमश्क से हम प्यारे प्यारे नमूनों को गंवा दिया। हमें भी तो सर नहीं, लेकिन मुझे एक चीज तो समझ में आ गई। थोड़ी सर, He is the लाल टोपी। he is the लाल टोपी, is the he is wearing red shirt, is the लाल सोफा वेरी गुड। हम बैठे हैं लाल सोफा पे, is the। and सर एक बात बताइए, हाँ, मेरे लाहौर में कोई मेट्रो वेट्रो चल रही थी सुने? मतलब शादरा तक आती है। ये अपने पीछे। अरे अपना शादरा नहीं हाँ सर, वहीं एक 27 किलोमीटर का रूट था। मैं मोहल्ला और शहर का नाम भी सब हम लोग से कॉपी करके रखे। हैदराबाद तो शाहदरा, तो पंजाब। ओ भाई ये राणा और बाजवा सर, ये भी तो हमारे यहाँ की कॉपी है। माने भले ही नहीं, ये कस्तूनिया से भले ही आए हो, पर है तो सब यही। कस्तंतुनिया से अंदलूस, अंदलूस से बगदाद, बगदाद से दमश्क। तो क्या नाम था सर वो, किशनलाल। अब आप माने भले ही ना। तो सर इनकी जो बस सेवा थी, नहीं मेट्रो, उसका नाम दिया मेट्रो, और है वो बस, है वो बस। देखने में मेट्रो सी लगती है सर। हाँ, देखने में मेट्रो से। मतलब अगर एक साथ खड़ी हो तो आपको लगेगा मेट्रो खड़ी है। अच्छा 4-5 एक साथ कर देते, उन्होंने कहा इसी को मेट्रो कर देते हैं। हाँ, तो वो 27 किलोमीटर चलती थी सर। हम्म, 27 किलोमीटर कितना होता है सर? 27 किलोमीटर मात्र चलती थी। हाँ, तो उसमें भी कुछ झोल हो गया। हाँ सर, वो बंद हो गया सर, पेट्रोल वेट्रोल कमी हो गई तो बंद कर दिखा के देखिए। इतने समझौते कर रहे हैं पर डीजल पेट्रोल आ नहीं रहा। 6 तारीख को उनकी मीटिंग शूटिंग हुई, बोला भाई कुछ कर लो वरना 11 तारीख को बंद कर देंगे। तो कुछ में कोई हल नहीं निकला, क्योंकि सारे तो वहां पड़े हुए हैं इधर उधर। हाँ, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का हल नहीं है इनको, ये बस कस्तंतुनिया से अंदलूस। तो वो मेट्रो जो है वो बंद हो गई सर। तो सर ये जो है बंद हो गई है। खैर, गंदुम, गंदुम क्या होता है सर? मैं नहीं पूछूंगा। गंदुम कुछ होता है वो सर अभी बताएंगे थोड़ी देर में, तब तक मैं सर से सवाल पूछ लेता हूँ। गेहूं। अच्छा ओए, अब फैंसी नाम देके इन्होंने गेहूं एक्सपोर्ट किया सर भाइयों ने। तक बहुत ज्यादा है। ये हर साल करते हैं, पता है? ये जो बात आप बोल रहे हो ना, एवरी ईयर पाकिस्तान गवर्नमेंट डज दिस। ये पहले बहुत सर आप इस योजना में प्रकाश डालिए कि ये है क्या सर? कमाई का साधन कैसे है? नहीं, मैं बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सुनो। सर पाकिस्तान, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान में लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग हैं, एग्रीकल्चर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह तो ना के बराबर है उनके पास, तो यही काम करते हैं, ठीक है। अब जब एक पाकिस्तानी आ रहा है ना और हल है यहाँ पे, और पाकिस्तानी, आपको ये नहीं पता लगा बैल कौन है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लालटू, हाँ, बैल कौन है? वो बैल पाकिस्तानी है कि वो बैल बैल है? नोबडी नोज। इतना गड़बड़ है मामला। एनीवे, कहने की बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि हमारा बम्पर हुआ है और इस बार तो हमने इंडिया को हरा दिया। हर समय इंडिया को हरा देते हैं ये। फिर ये अपना जो गेहूं है उसका बहुत बड़ी मात्रा उसकी एक्सपोर्ट कर देते हैं, किसी और देश को एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उसमें इनको कट मिल जाता है 10-15%। मिल गया कट, इन्होंने बाहर भेज दिया। 4 महीने के बाद इनको ये कहते हैं कि कमी हो गई गंदम की, फिर ये उतना इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर वो कट का मैं बता रहा हूं, जो खरीद रहा बेच रहा है उसको कट जा रहा है। और मतलब सरकारी कट नहीं है वो, पर्सनल। मंत्री जी के घर पहुंच रहा है, जनरल साहब के घर पहुंच रहा है, उसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में खेलते हैं, अपना 10-15% का मार्जिन निकाल लेते हैं, और इसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एवरी ईयर ब्राइबरी का एक चक्कर है जो पाकिस्तान में चलता है। वरना एक बात बताओ यार, आपको पता है कि एक मुल्क प्लान करता है, एक प्लानिंग होती है किसी भी देश की, देश प्लान करता है कि साहब हमारा 1, 2, 3 इतना हमें चाहिए होगा, हमने प्लस बफर स्टॉक ले लिया इतना, और बाकी हमारा इतना बचता है, इसको हम एक्सपोर्ट, ये आधा भेज देते हैं बाहर। फिर यूक्रेन के पीछे पड़ गए, कुछ हमें दे दो, कुछ हमें दे दो, फिर वहां पे पैसे, उसके भी पेमेंट नहीं करी, उसका भी ले लिया। सम नॉनसेंस दीज गाइज डू यार। एवरी ईयर पाकिस्तान में फ्रॉड होता है, पता है? एवरी ईयर। इसमें जनरल्स भी शामिल हैं, इसमें इनके पॉलिटिशियन शामिल हैं, इनके जज शामिल हैं, सब शामिल हैं, सबको इनका कट जाता है और मोटा पैसा जाता है। ये वो चीज एक्सपोर्ट करते हैं जो उनके पास है नहीं, और ये वो चीज इंपोर्ट करते हैं जो उनके पास है। सर एक चीज तो है, एक सवाल जो आपके मन में भी था, एक सवाल जो पूरी दुनिया के मन में था। सवाल आप गलत, सवाल, एक सवाल आपका तलफ्फुज बहुत गलत है। पूरी दुनिया के मन में था कि ये जो डिफेंस पैक्ट इन्होंने जहन में था, ये जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, उसके बाद अगर हुतीज अटैक करती है, डिफेंस पैक्ट तो किसी देश के, किसी हुतीज की बात नहीं हुई, किसी मुमालिक के खिलाफ होगा, तो हुतीज की तो बात हुई। मैं तो वहीं था जो है।
ये कह रहे हैं इनके सामने साइन हुआ था डिफेंस पैक्ट। जो अंकल को नहीं पता, तुम अपनी बता रहे हो। अच्छा, मुझे लगा कि ये कह जो रहे हैं अंकल से एंकर ने पूछा, रिफिल मैंने ही दी थी कल। एक एंकर ने जो अंकल से पूछा कि जो अंकल आप तो दफा वजीर दफा है ना फिर दिफा वजीर ही है वो, दफा ही है, दफा है, दफा हो जा वाला। एंकर ने पूछा आप तो वजीर दिफा हैं, आपको तो पता ही होगा कि इसमें है क्या क्या। कह रहा, सब गुप्त है। भाई को खुद इतना गुप्त है कि मुझे भी नहीं पता। सर ये है क्या, मतलब डील में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अब ने ईरान नहीं होना चाहिए, होती नहीं होना चाहिए। देखो पाकिस्तानी चक्कर में सऊदी भारत के साथ युद्ध लड़ने आएगा? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, ये सब फ्रॉड है। जो पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच में जो साइंड है वो 420 है। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, द चाणक्य डायलॉग्स आप देखिएगा आज शाम के 5 बजे, आपको सब पता लग जाएगा कि चोरी क्यों है। ये पूरा ढकोसला 2 नंबर ही है, दोगलापन है ये जो डील है पूरी। क्यों? इनके दुश्मन अलग हैं। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? भारत और अफगानिस्तान। पाकिस्तान का दुश्मन है भारत और अफगानिस्तान आज की तारीख में। ईरान के साथ इनकी कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। चाइना के साथ तो जमीन पे लेटे हुए हैं, कालीन भैया बन के रखे हैं। पहली चीज। सऊदी अरब की लड़ाई किससे है? ईरान से। और सऊदी अरब की तो लड़ाई है नहीं। तुर्की की लड़ाई किससे है? साइप्रस से हो सकती है, ग्रीस से हो सकती है, यूरोप में ही है जहां भी है। हाँ, एशिया में कहीं नहीं है। तुर्की का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। जो तुर्की को करना था सीरिया में, तुर्की ने कर दिया। ये तीनों लोग हाथ मिला रहे हैं। इन तीनों के दुश्मन अलग अलग हैं। समझ रहे हैं आप? इन तीनों के दुश्मन अलग अलग हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान कुछ करता है, पाकिस्तान अगर कुछ भी करता है भारत के अंदर, और भारत फिर ऑपरेशन सिंदूर की तरीके से जवाब देता है, तो पाकिस्तान की यह उम्मीद है कि शेख अपनी फौजें भेजेगा, तुर्की अपनी फौजें भेजेगा। कोई कुछ नहीं भेजने वाला। यह फ्रॉड अरब दुनिया में 1950 में भी हुआ था, जिसका नाम था अरब लीग। अरब लीग के नाम पे एक फ्रॉड हुआ था। मैं आज शाम को समझाऊंगा। चलो, दिस इज अ गुड पॉइंट, आप नोट कर लो। हम अरब लीग के बारे में जरा बताएंगे कि 1950 में अरब लीग ने क्या किया था। सब फर्जीवाड़ा। तो ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। ये बीच बीच में अपनी स्कीम लॉन्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ इस चीज से। इनके दुश्मन ही अलग है यार। अब एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी बात, अब ये बता रहा है कि सऊदी अरब, भारत सऊदी अरब से टोटल, सऊदी अरब और भारत की जो ट्रेड है वो है 41.88 अरब डॉलर, यानी 41.88 डॉलर्स की है, जिसमें से भारत सऊदी अरब से खरीदता है 30.12 अरब डॉलर। 2025 की बात है, मैं 26 की बात नहीं कर रहा, 2025 की बात कर रहा हूं मैं। 26 अभी चल रहा है, तो पूरा डेटा 2025 का है। इसमें टोटल 41.88 बिलियन की है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की, ठीक है। कटोरा ही कटोरा होगा। हाँ, इसमें कुछ साफ साफ नहीं दिया है, ठीक है। इसमें यह बोला है कि डजन्स ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स एक्सीडिंग 2.8। सऊदी अरब ने बहुत कमिट किया है, राइट। लेकिन जो उनकी टोटल डील है, जो बायलैटरल है, उनका टोटल जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन, जिसमें से पाकिस्तान तेल खरीदता है उससे, और पाकिस्तान कुछ मीट मछली ये सब देता है। उनके बस का ही वही है यार। उस क्या कर देंगे? जानवर को बांध दिया, जानवर क्या करेगा? उसको काट दिया। जानवर क्या करेगा? उसको पैक करके भेज दिया। ये है अल्टीमेट पाकिस्तानी एक्सपोर्ट। इससे ज्यादा पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते। मछली मार ली, मार के, यू अंडरस्टैंड। 5 अरब में से 5 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर है, जिसमें 5 तो पाकिस्तान खरीदता है सऊदी अरब से, जिसके पैसे नहीं देता। अब आप समझ गए? तो एक तरफ 5 अरब, एक तरफ लगभग 42 अरब। सऊदी अरब पागल है जो भारत से पंगे लेगा? कोई अपने कस्टमर को, कोई बंदा अपने कस्टमर को आके दिखाता है? और अभी जब से ये हॉर्मुज वाला संकट हुआ है सर, तब से आप ही ने 1-2 दिन पहले स्टोरी की थी सर एक, कि इस दौरान सऊदी ने ज्यादा माल बेच दिया। 33% की जो फायदा आरामको को, तो उसमें से कितना प्रतिशत तो भारत ही ले गया होगा? हाँ, देखो
पाकिस्तान इज नॉट अ बायर, पाकिस्तान इज अ बेगर। वाह, बायर, नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ये सर लाइन मिल गई। हाँ। बायर, पाकिस्तान इज नॉट अ बायर, पाकिस्तान इज अ बेगर। पाकिस्तान हर समय भीख मांगता है सऊदी अरब से कि $3 अरब का जो तेल है, मैं तेल की बात कर रहा हूं कि अगले साल दे देंगे, अगले साल दे देंगे, अगले साल ये आज तक नहीं दे पाए यार, ये आज तक नहीं। एक बात बताओ, ये जो तेल वेल की बात कर रहे हैं, वो हम क्यों कह रहे हैं कि उनका मेट्रो बंद होने वाला है? क्योंकि 5 करोड़ रुपए की तेल की, 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होते क्या है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। इट्स वेरी टॉयलेट पेपर यार। 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, बातें बड़ी बड़ी करवा लो इनसे। ये जो डिफेंस डील इनकी हुई है, म्यूचुअल डिफेंस की, ये सब फर्जीवाड़ा है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसी डील कई बार ये पहले साइन कर चुके हैं, इन्होंने डील साइन कर ली, चलो वेरी गुड यार, हम बड़े खुश हैं। कल हुथियों ने हमला कर दिया सऊदी अरब के ऊपर, करो। अब पाकिस्तानी पता क्या बोलेंगे? देखिए वो तो यमन तो मुसलमान मुल्क है और ईरान भी मुसलमान मुल्क है। नहीं, जिस दिन, नहीं यूके भी नहीं, यूके में तो पाकिस्तानी जाते हैं, बहुत ज्यादा जाते हैं। जिस दिन कोई जॉर्जिया अटैक करेगा सऊदी अरब के ऊपर, उस दिन हम जॉर्जिया को नहीं छोड़ेंगे, ये कह रहे हैं ये लोग। तो मैं बता रहा हूं। हुती ईरान के सर साइड हीरो हैं, हाँ, तो ये अपने साइड हीरोज को भेज दें। वही मेरा सवाल एक्चुअली वही था। सवाल नहीं, आप मेरा सवाल वही था। फालतू में यहाँ कोई जहर खा के बेहोश होके मर रहा है, पता नहीं कैसे मर रहे हैं, उन्हें भेज दो वहां, यहाँ मर रहे हैं वैसे ही। कल एक खाना खा के मर गया कह रहे हैं, कहां पे? पाकिस्तान में, लश्कर का। उनका जो स्पेशल फोर्सेस है पाकिस्तान की, लश्कर तैयबा, 26/11 में उसके तार बताए जा रहे थे, वो खाना खा के अपने दरवाजे पे गिर गया। वो कोई नई जगह गया था खाना खाने के लिए, किसी रेस्टोरेंट में, कोई भी मर जाए अज्ञात। अरे भैया और ज्यादा खा अचानक गया, मर गया खाना खा के। ज्यादा खा गया होगा तो वो अज्ञात का बिल बना दिया, उसे हर्जाना मिल जाता होगा ना, ओवर ईटिंग में मर गया। कोई फ्री का मिल गया होगा, शक्ल भी उसकी सुअर जैसी थी, मोटा सा गोल। कोई हाँ। गोश्त मिल गया होगा फ्री का, सटका दिया, निपट गया। हर्जाना मिलता है उसी के नाम पे, अज्ञात के नाम पे, हाँ, बिल बना दिया। तो इनको वहां क्यों नहीं भेज देते हुतियों से लड़ने के लिए? ये तो पाकिस्तानी सोच भी रहे होंगे सर। हाँ। देखिए, अगर ईरान का प्रॉक्सी और हमारा प्रॉक्सी, तो हमारी स्पेशल फोर्स जो है लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद, उसको क्यों नहीं भेज सकते? उनको भेजना चाहिए, लश्कर और जैश को। पर एक बात बताऊं, हाँ। लश्कर और जैश ना, हुथियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, उसी पर रख के वापस भेज देते। इनके पास, हुथियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, उनके पास क्रूज मिसाइल है। ये गरीब वाले हैं, ये लश्कर और जैश वाले, ये गरीब हैं। एक लश्कर पे ला रखेंगे तो एक का जैश ए मोहम्मद का जय रख के भेज देंगे। सर मैं क्या बताऊं सर, कोई कुछ सेंस कह भी नहीं सकता, प्यार जो करता हूं मैं इससे। एक है ना सर वो रील, मार भी नहीं सकता प्यार जो करता हूं सर वो एक और इसमें जोड़ दें, एक वो सज्जन पुरुष हुआ करते थे अब्दुल वासित। अरे हैं यार, वो जिंदा आदमी सज्जन। नहीं, सज्जन हुआ करते थे, सज्जन की बात हो रही है। अच्छा, सज्जन हुआ करते थे, अब दुर्जन हो गए। अब वो सज्जन नहीं रहे, दुर्जन सिंह। अब दुर्जन सिंह। वो कह रहे हैं सर कि ये जो भी हुआ नेटो पेटो बनाया है, ये अमेरिका के बिना आशीर्वाद के पॉसिबल नहीं है। तो बड़े उन्होंने चंद लफ्जों में बोला है सर, एक बार सुन लेते हैं, छोटा सा बोला उन्होंने। मैं ये भी समझता हूँ कि ये मुआहदा अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं अमेरिका की आशीर्वाद है इसमें। तो ये कह रहे हैं सर कि बिना अमेरिका के आशीर्वाद के पॉसिबल नहीं है, पता तो सब है। मैं बता रहा हूं ना, ये जो इस्लामिक नेटो है, ये अमेरिका की छत्र छाया में पलेगा बढ़ेगा। ये कुछ नहीं है नेटो वेटो, ये सब बकवास है। और मैंने परसों ही बोल दिया था, अब्दुल बासित का तो हमने अब देखा ना, मैंने परसों ही बोल दिया था, मेरे आई थिंक सैटरडे को मैंने बोला था ये बात कि आप ये देख लेना, इन द एंड दीज पीपल विल एंड अप रिकॉग्नाइजिंग इजराइल। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, इस्लामिक नेटो वाला सब चूरन है, ये कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसी। और पाकिस्तानी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं ना, देखो फायदा भी है, आसिम मुनीर जैसे लोगों को बड़ा फायदा। इनको कुछ बोलना है, इनकी कौम ढोलक लेकर सड़क पे नाचना शुरू, कपड़े से बाहर आ जाते हैं पाकिस्तानी, नाचना शुरू कर देते हैं। सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है चाइना का सीपैक, अच्छा प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप वेंचर है बेल्ट एंड रोड का। चलो ये होगा, बेल्ट खा ही रहे रोड पे आ गए और बेल्ट का, आई लाइक इट। ये देखो, इसको टैलेंट कहते हैं भाई। मैं आपसे चाहता हूं आप लिखें जरा नीचे कमेंट्स में, आपको टैलेंट की कोई कमी है तो बताइए आप। अगर प्रोड्यूसर के टैलेंट में कोई कमी है, देखो ये कह रहा है कि बेल्ट खा रहे हैं रोड पे। उससे अच्छा तो हमारा सीपैक चल रहा है सर। इसी बात पे थोड़ा सा मैं वो ले लूं, नोट फरमा दूं। नोज नोश फरमाइए।
सर यासीन मलिक की बेटी है, उसका नाम है क्या हुआ? रजिया सुल्तान नाम है उसका। क्या बात कर रहे हैं? हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं। देखो गाना याद आ गया लेकिन मैं गाऊंगा नहीं, सॉरी भैया तुम तो बिल्कुल मत गाना। सो रजिया सुल्तान ने सर योर वॉइस इज ट्रेमेंडस। टेरिबली ट्रेमेंडस। सो रजिया सुल्तान ने सर एक वीडियो जारी किया है, उसने बोला आसिम मुनीर से कि हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां वाड़ियां दीजिए। सीधे इनको और कोई काम नहीं था तो सीधे फोन किया उसकी माँ को डोभाल सर ने और कहा कि निपटा दूंगा तुझे। अस्सलाम वालेकुम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अंकल, मैं रजिया सुल्तान कश्मीर और पाकिस्तान की बेटी, आपने खुद भी बोला था मैं आपकी बेटी में एक SOS अपील करती हूँ। मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगियां इस वक्त एक्सट्रीम खतरे के अंदर हैं बिकॉज ऑफ मोदी, रॉन, अजीत डोवल। हमारे पास ना कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी है और सिर्फ 4 गार्ड्स हैं। हमको अर्जेंटली चाहिए Z+ सिक्योरिटी। मेरा जब 2023 में AGK असेंबली में जब खिताब हुआ था, उसके कुछ ही अरसे के बाद मेरी मामा को थ्रेट्स आई डायरेक्टली फ्रॉम अजीत डोवल, जिसमें उन्होंने बोला था हम घर में घुस के मारेंगे। उसके कुछ ही अरसे के बाद मेरी नानी रिहाना हुसैन मलिक इस्लामाबाद में उनको जहर दे के शहीद कर दिया था। तो उसके फौरन बाद ही मेरी खाला को भी एक शदीद उनकी तबीयत खराब हुई है और ये सारा जहर और टॉक्सिन्स की वजह से मेरी पूरी फैमिली की स्टमक वॉशेस हुई है और ये भी मुझे अगर हम इस वक्त जिंदा हैं हम सब। और मैं ये भी कहना चाह रहा अल्लाह ताला के बाद हमारी उम्मीदें आप में ही है दैट आप ये सिक्योरिटी लैब्स को हैंडल कर देंगे और जो सारे फॉरेन नेटवर्क से इनका सारा जो पूरा किल वेब जो है आप इसको क्रश कर देंगे बिफोर इट्स टू लेट। थैंक यू। डायरेक्टली एनएसए ने कॉल किया। डायरेक्टली एनएसए ने फोन किया, इधर उधर से नहीं, डायरेक्ट एनएसए का फोन आया, कहा कि मेरी माँ को धमकी दिया और कह रहा कि आप तो अल्लाह के बाद हमारे प्रोटेक्टर आप ही हैं और कौन है। मुनीर अंकल, मुझे एक ये बात समझ में नहीं आई, ये छोटी बच्ची है, वो शी इज अ चाइल्ड, उसकी मां कैसी बेवकूफ है कि छोटे बच्चे से झूठ बुलवा रही है। कोई वैल्यूज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर उसकी माँ पाकिस्तानी है। हाँ वीडियो भी वहीं से आया है सर वो। मैं समझ गया, लेकिन वही चीज है कि ये हमें बुलेट प्रूफ, ठीक है तुम मांगो, तुम्हें पूरा हक है, लेकिन छोटे बच्चे से ये चीज बोलना कि हमें बुलेट प्रूफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये लोग, पता है हुआ क्या है? हुआ ये है, मुझे जो लगता है अब इनको कोई नहीं पूछ रहा। इनको तब तक पूछ रहे थे जब तक इनका जो पति था वो है वहां, वही वाला, हाँ, वो घूम रहा था हुर्रियत की तरफ से, यहां गया, मस्जिद में कोई बोला, यूनिवर्सिटी में कुछ बोला, प्रधानमंत्री से मिल लिया, तब तक तो उसकी वैल्यू थी, वो प्रधानमंत्री से मिल रखा है वो, तो तब तक उसकी वैल्यू थी। अब उसको जेल में डाला, अब उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो जब उसकी वैल्यू कुछ नहीं है तो फिर उसके फैमिली की क्या वैल्यू होगी? उसकी फैमिली से सब कुछ ले लिया, सब कुछ हटा दिया, अब वो बच्चे को सामने कर दिया। यार वेरी सैड यार, किड्स को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बीवी को सर आई थिंक काकड़ नहीं ना कि किसी ने मंत्री भी बनाया था या कोई मंत्री का पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिया था, कुछ तो था उसका, हाँ कुछ तो वो मिला था। खैर ठीक है। हाँ, और वो हो गया। ये कह रहा है क्वेश्चन पूछ लो, कह रहा बहुत तुम लोग शाहदरा तुम्हारे यहाँ मेट्रो चलती थी ना। सर सवाल ले लेते हैं। हाँ। सवाल है सर, बिहार भागलपुर से हैं पीयूष जी। उनका सवाल है कि ये जो अभी ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हाँ। क्या फ्यूचर में हम ऐसा देख सकते हैं जितना गल्फ कंट्रीज हैं वो पेट्रो डॉलर का यूज ना करे? इज दिस पॉसिबल? जो गल्फ कंट्रीज हैं पेट्रो डॉलर का यूज ना करें? ये तो ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि आप चाइनीज करेंसी में करो डील, तो पुश कर रहे हैं। देखो दुनिया डॉलर से हट रही है धीरे धीरे दुनिया हट रही है डॉलर से। और अभी किसका हुआ था जो भारत और उसमें बोला था बांग्लादेश और रशिया के बीच में, रशिया वाला था, रशिया और बांग्लादेश, हाँ, जो भी आपकी देनदारी है वो न्यूक्लियर प्लांट में बांग्लादेश में, वो आप इंडियन करेंसी में कीजिए। तो वो तो हो रहा है यार, वो तो डॉलर से हट रही है दुनिया धीरे धीरे। टाइम लगेगा। द डॉलर इज स्टिल द मोस्ट रेलिवेंट करेंसी इन द वर्ल्ड, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यूएस डॉलर इज स्टिल द मोस्ट रेलिवेंट करेंसी, लेकिन जितनी 25 साल पहले रेलिवेंट थी उतनी आज नहीं है। उसकी रेलिवेंस को बहुत धचका पड़ा है। 25 साल पहले चाइना भी चाइना नहीं था, इंडिया भी इंडिया नहीं था, इन द सेंस दैट जो अब एक इकोनॉमिक लेवल पे जो पहुंच गया है चाइना या इंडिया,
25-30 साल पहले ये सब नहीं था, चाइना का भी नहीं था। तो अब जहां पे पहुंचे हैं, अब थोड़ा सा क्या है कि यूएस का ना एक जमाने में खुला डिक्टेशन चलता था कि ये अब वो कर नहीं पा रहा है। ईरान ने चमका दिया पकड़ के यार, देखो, है ना। और बताओ। ये तो है सर। वैभव जी, हम जी, लाल टोपी जो है आज भड़का हुआ था अच्छा खासा, और भड़का हुआ था देवबंदियों पे, और किसी देवबंदी से जो है वो इसका टकराव हो गया इंडियन के। वो कह रहा था कि अगर यहाँ पे होते तो हमारी आबादी जो है वो ज्यादा हो जाती। खैर उसने, अगर इंडियन देवबंदी ने जो है वो अगर कोई ऐसी बात कही भी है तो मतलब कि मुस्लिम ज्यादा होते, ये होता वो होता, तो हमें मतलब कि हम सख्ता बना पाते। मतलब वो उसका कहने का यही मतलब होना ना, तभी ये आबादी ज्यादा होने की बात हो रही है ना, कि मेजॉरिटी में हो जाते हम या बराबर हो जाते। तो इस तरह की जो है वो कोई बात कर रहा होगा। ये अब उसको शुरू हुआ है कि पाकिस्तान जो है बना, हमने हमें नहीं रहना। मतलब उसको गालियां देने की क्या जरूरत है? उसने एक अपनी राय दी, तुम अपनी दे दो, तरीके से दे दो। इसके मुंह से जो है वो हर टाइम गालियां निकलती रहती हैं, जिसको देखो रगड़ देता है, जिसको देखो जो है गालियां दे रहा होता है, क्योंकि इसके ज़हन के मुताबिक जो है अगर कोई बात नहीं करेगा तो वो गलत हो जाता है। तो ये लाल टोपी जो है वो कह रहा है जी, ये अगर पाकिस्तान ना बनता तो इस्लामी कोई ये कोई भी ये अपना एटॉमिक जो है वो न्यूक्लियर पावर ना होता कोई मुल्क। अजीब यार, ये मतलब कि मेंटेलिटी का बंदा है भाई। वो इंडिया होता, इंडिया बन जाता। आप फखर करते कि हमारा मुल्क इंडिया है और इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर रखता है, तो क्या था तुम्हें, क्या तकलीफ थी तुम्हें फिर उस चीज से भी? हमारा मुल्क तो सारा सिक्योर होता ना फिर। मतलब मैं ये सेंस में बात कर रहा हूँ, अगर देवबंदी की बात ले लें कि मतलब एक होता, ये पाकिस्तान ना बना होता, बांग्लादेश ना बना होता, तो ये सारा एरिया एक ही होता। तो भी तो जो है न्यूक्लियर बनता ना, तो हमारा मुल्क जो है वो इंडिया होता भाई। इंडिया के लिए जो है वो सारी जज्बात होते हमारे। ये बंदा पता नहीं क्या खा के आता है, और फिर फजलू को बीच में रगड़ दिया कि फजलू भी उसके मसलक का है देवबंद है ना वो भी, तो उसके मसलक का है, तो उसको जो है वो गालियां दे रहा है। बयान भी उसने दिए है ना फजलू ने फजलू पिछले ने दिनों। फजलू ने तो बयान दिया ना, वो इसीलिए तो गालियां दे रहा है ना कि ये उसी का ही है, ये इसके दादा परदादा ने भी मुखालफत की थी पाकिस्तान बनने के लिए। पता नहीं किस किस ने की थी मुखालफत, तुम्हें पता भी है, जाके सबको गालियां दो फिर। आपके सुन्नी जो, मतलब अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वाद फैलेगा, सुन्नी कितने जो हैं जिन्होंने जो है वो ना की थी पाकिस्तान बनने के लिए, सबको फिर निकालो गालियां। देवबंदियों को निकाल रहे हो क्योंकि फजलू ने जो है वो कोई बयान दे दिए थे इसके ज़हन के मुताबिक से हट के, तो उसको बीच में रगड़ दिया, गालियां दे दी। देवबंद के ही पूरे के खिलाफ हो गया ये बंदा, तो उस पूरे मसलक के खिलाफ हो गया, तो फिर तो सुन्नियों ने भी मुखालफत की, उनके भी खिलाफ हो ना। ये बंदा पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है यार। सस्ता गांजा फूकता है। इसकी वो सही कहता है, इसको जो है ना दौरे पड़ते हैं, डकार आते हैं, वो बस, और कुछ भी नहीं है। बैठ के कमरे में जो है वो किसी के साथ बात हो गई है, उसने कह दिया है जी पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, बस असल इसका में ट्रिगर ऑन हो गया ये फिर। जिस तरह पाकिस्तानियों को समझा रहे हैं ना, इसको चाहिए कि दोबारा सऊदी अरब को समझाने जाए। जैसे पहले एक दफा गया था ना, उनको समझाने गया था, उन्होंने इसको पकड़ के हाँ वही जो बार बार बताते हैं, बात करते हैं उस उन्होंने बारे फिर में। आगे से इसको समझा दिया। फिर पाकिस्तानी सरकार से इसने बोला कि जान छुड़वाओ एक दफा। तो ये बंदा जो है वो बस सुनते रहे आप लोग, हम तो सुनते नहीं है इसको। यहाँ पे शुक्र है हमारे हमारे सामने सामने तो वीडियो नहीं वीडियो आती। इसकी कभी भी नहीं आई, कभी भी कहे हमारे सामने कोई वीडियो सोशल मीडिया पे या आगे पीछे आई हो ना, हमने कभी सर्च की है इस लाल टोपी को। कौन पाकिस्तानी बंदे और कौन मुझे यकीन करें ये भी नहीं पता कि इसकी ओरिजिनल वीडियो या फेसबुक पे डालता है या यूट्यूब पे जहाँ पे भी डालता है कितने व्यू आते हैं कितने नहीं आते हैं। मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि हम बात करें कि इसको कोई नहीं देखता या देखते हैं, या कौन देखता है कौन नहीं देखते। मुझे
नहीं पता। हाँ, फजलुर रहमान अगर चाहे ना तो वो इससे बहुत ज्यादा अवाम जो है स्ट्रीट पावर रखता है, अवाम इकट्ठी कर ले, लेकिन इससे अवाम इकट्ठी भी नहीं होनी। ये कहे तो 100 बंदा भी नहीं आएगा नहीं बाहर। आएगा कि इसको इसी तरह के मुद्दों के ऊपर बोलने का मौका मिलता है। वो पता है पिछले दिनों में अमन और शांति थी, सब हालात ठीक थे, इंडिया पाकिस्तान के हालात भी बड़े ठीक चल रहे थे। उस वक्त इसके पास कोई मुद्दा नहीं था, लालटेन लेकर वो यूट्यूब के ऊपर इसने वो वीडियो अपलोड की और उसके फायदे बता नहीं, रहे वो आज के दौर में। फायदे तो बता रहा था, वो बता रहा था कि पाकिस्तान के ऐसे हालात होने वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो ये इसके लिए तैयारी कर लो। कि लालटेन क्या नाम है उसका, हाँ, तूफान भी आ जाए तब भी वो बुझेगी नहीं। पुराने वक्तों की यादें ताजा करवा रहा था ना, कि पुराने वक्तों में जाना है हमने फिर से, क्योंकि दुनिया जो है आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं ना। तो इसलिए फिर पिछली चीजें जो हैं वो आजकल की जनरेशन को पता नहीं है ना। हमें तो पता है खैर ये लालटेन का, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है उनके लिए तो एक नई चीज है ये। नई चीज तो ये है क्या ना। है? तो बहुत सारे उनको समझा पाकिस्तानियों के रहा है, लिए क्योंकि बड़ी नई उन्होंने चीज है। आने वाले वक्त में जो है पीछे जाना है। पीछे ही जाएंगे जी। वो एक पाकिस्तानी जितने भी हैं ना उनकी सोच बड़ी अजीबोगरीब सी। और ना एंकर पूछता से, मेरे ख्याल में शोएब चौधरी था, वो पूछता है, कहते हैं आपको पता है इंडिया चांद पे चला गया? कहता है चला गया तो हम क्या करें? कहता है ये कोई छोटी सी बात नहीं है। कहता क्या कर लेंगे वहां पे, ना बिजली है ना पानी है ना गैस है कुछ भी नहीं है वहां पे, अगर चले भी गया तो मरना ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं भाई, बंदे नहीं गए तो क्या गया, वो मशीन गई है, वो रॉकेट उन्होंने भेजा है, तो आपके पास क्या सबूत है कि वो रॉकेट उन्होंने जो भेजा है वहीं पे गया है? यार वो सारा कुछ ऑनलाइन शो हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा है। कहता है मैं नहीं मानता। तो ये चीजें जो है ना वो ये जाहिद अहमद जैसे लोग मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को तैयार कर रहे होते हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो फिर इस तरह की सोच ही रखते हैं। और जाहिद अहमद जो है ना, इसके पास सिवाय इस्लामिक चूरन के अलावा मेरे ख्याल में कोई भी नहीं। मैंने इसकी जितनी भी बातें सुनी है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट लोगों के नज़र में बनाना चाहता है कि लोग इसको माने कि ये इस्लाम का किला है। जैसे वो पुरानी बातें इसकी कि इस्लाम का किला है, दुनिया के जितने भी इस्लामी कंट्री हैं उनको ये लीड करेगा और सारे मुल्कों का ये सरबराह। सारे मुल्क अब इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि सबको पता है कि अगर इसको सरबराह बना लिया तो इन्होंने सबसे पैसे मांगना शुरू नहीं, कर वो देने। बात मेरे सामने ठीक कही है कि ये है, तो यकीन करें कसम से पाकिस्तानी होने के नाते कड़वी लगती है, लेकिन है रियलिटी कि बाहर नहीं है हम बैगर हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। हम जब भी जहाँ पे भी सुनेंगे किसी न किसी मुल्क से मांग रहे होते हैं, विचोले बने उसके भी जो है पैसे मांग रहे थे, तो कोई डिफेंस डील होती है उधर भी पैसे मांग लेते हैं, कुछ भी कोई डील होती है उधर पैसे मांग लेते हैं। तो भाई एज अ पाकिस्तानी हमें भी कहीं ना कहीं शर्म आती है, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई। हमने यहाँ पे हंस देना है। वही बात कि पिछली वीडियो में पंजाबियों वाली बात के, पंजाबी जो होते हैं बेशक अंदर से जितने मर्जी दुखी हों, बाहर से जो है वो हंसते रहते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है ही है कि छुपा लेते हैं जो भी है। मतलब अब लोग कुछ कहते हैं कि ढीठ हो गए हैं, बगैरत हो गए हैं, ये देखते रहते हैं अपनी मुल्क की बेइज्जती जो है वो सुनते रहते हैं। भाई दुख होता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, और ये रियलिटी है। और कड़वी रियलिटी को सही। नहीं मानेंगे, चले फर्ज करें नहीं मानते, कुछ और अपनी तरफ से बातें करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये भी तो लोग कहेंगे ना कि इन्होंने स्टडी पाकिस्तान पढ़ी है, इन्होंने पाकिस्तानी चूरन चाटा हुआ है। देखें रियलिटी जो है ना, उससे हम मुंह फेर लें तो वो रियलिटी बदलनी जाएगी। तो बेहतर यही है कि उसको एक्सेप्ट कर लेने में मेरे ख्याल में अच्छी चीज नहीं, अक्सर लोग कहते हैं ना कि ढीठों की तरह देखो आगे से दांत हाँ निकाल रहे बिल्कुल। हैं। भाई वो पंजाबियों की आदत है, ठीक है, अंदर चाहे कड़ोमोड़ हो रहे हो ना, फिर भी वो चेहरे पे जो है वो दांत निकल रहे होते हैं, और माहौल को ऐसा मतलब क्रिएट करते हैं कि जैसे कोई परवाह ही नहीं है। हालांकि परवाह सबको होती है, परवाह है। यकीन करें परवाह सबको होती है, बेइज्जती सबको फील होती है। लेकिन ये बात सच्ची है कि हम बाहर नहीं है, हम बैगर हैं, और ये बात जो है वो एक्सेप्ट हम करते हैं, और इसको बदल नहीं सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और पिछले दिनों में ना इंडियन लोगों की तरफ से कमेंट्स आ रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि अगर ईरान जो है, ईरान ने अच्छा किया है, उसने पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया, उसने कतर को क्रेडिट दे दिया, क्योंकि मेरे ख्याल में उसको भी खतरा महसूस हो रहा था। जो लोगों ने बात की है ना, अब तो मैं उस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि अब जिस तरह के हालात देखे हैं,
कि अमेरिका से ये अगर कह सकते हैं कि भाई हमने जो सुलह करवाई, जो मुज़ाकरात करवाए, उसमें जो हमारी मेहनत हुई है उसके पैसे दें, तो मुमकिन है कि जो ईरान के फंसे हुए पैसे हैं, अगर $300 बिलियन बता रहे थे शायद, अगर उसको मिल जाते तो मुमकिन है कि पाकिस्तान कहता कि थोड़े जी हमें भी बीच में से दे दे। हाँ, हमने करवाई है, हमारी वजह से आपको मिले हैं, इसलिए 10 बिलियन हमें भी दे। अच्छा, चलें 300 मिला है तो कुछ थोड़े बहुत ही 10 बिलियन वही हम जो है वो यही देते हैं हमें, तो यही होना था। लेकिन ये है कि कल जो बात हो रही थी तो उसकी भी इन्होंने एक बीच में अब्दुल बासित जो आए थे, उन्होंने भी जो है वो इसी बात पे बात की कि ये सारे जो है कहीं ना कहीं जाके इसके तार जो है अमेरिकन से मिलते हैं, अमेरिका की छत्र छाया में ये सारा कुछ हो रहा है, उनकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा। तो कल भी इसी बात पे हम दोनों ने बहस की थी कि मैंने यही कहा था कि ये अमेरिका के खिलाफ नहीं है, ये सारा कुछ उनको दिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर है ईरान के खिलाफ ही है। तो पाकिस्तानी समझ रहे होंगे कि इंडिया के खिलाफ जो है वो जंग होगी। जो पिछला मुआहदा हुआ था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इंडिया के खिलाफ जो है सऊदीया नहीं जंग करेगा, क्योंकि सऊदीया का जो है बहुत बिजनेस है और जो बहुत कुछ ऐसा मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है इंडिया से, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई इतनी आसानी से कोई भी जो है वो कूद के अपना आप ख़त्म नहीं करता, अपना तलक़ात ख़त्म नहीं करता। हाँ, ये हो सकता है कि बीच में आ जाए और बीच में आके जंग को या कुछ जो क्लैशेज़ हो या जो कोई मसला बना हो उसको रोकने की कोशिश करे, ये होता है। शुरू में जो है वो ये सारा कुछ होता है। तो बाकी जब ये सारा कुछ होगा तभी पता चलेगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता, और कौन साथ देता है एक दूसरे का, कौन नहीं देता, ये तो वक़्त ही बता सकता है। तो उससे पहले जो है वो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिन कंट्रीज़ को भाई अपनी समझ लें कि आगे लेके जाना है, वो समझते हैं कि जी हम हर कंट्री से तल्लुक बेहतर करें, हमारी ट्रेड जो है वो बेहतर हो, हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो, तो फिर वो किस तरह मतलब कि किसी और की जंग में कूद के जो है वो अपना आप उस कंट्री से ख़त्म करेंगे? नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वो इंडिया के खिलाफ जंग करने नहीं आएगा। पाकिस्तान का भी यही मामला है भाई, पाकिस्तान भी जो है ईरान के खिलाफ खुल के नहीं आएगा, क्योंकि बॉर्डर मिलते हैं हमारे। तो पाकिस्तान को भी पता है कि अगर पंगा ले लिया तो पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो जाएगा। उधर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर सिक्योर नहीं है, उधर से फिर जो है ईरान का सिक्योर नहीं रहेगा। बलूचिस्तान वैसे ही अंदरूनी मामलात हालात ख़राब हैं, पख्तूनख्वा में अपने अंदरूनी हालात ख़राब हैं, कश्मीर में अंदरूनी हालात ख़राब हैं, इधर इंडिया के साथ हालात ख़राब हैं, इंडिया के साथ बॉर्डर मिलता है। तो हर तरफ से अगर दुश्मनी मोल ले लेंगे तो पाकिस्तान फिर किधर जाएगा? भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना। इसलिए पाकिस्तान भी खुल के ईरान के साथ जो है वो ये युद्ध वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो ये भी जो है वो वही बात के दोनों में मतलब वही विचोला बनने की कोशिश करेगा, जिस तरह सऊदीया जो है इंडिया पाकिस्तान में आएगा। तुर्की की बात करें तो तुर्की क्या करता है वहाँ पे, तुर्की क्या नहीं करता। हाँ, तुर्की की और साइप्रस की अगर जो है वो आपस में होती है, वो जो वहाँ पे होती है रहती है क्लैशेज उनके, हो सकता है ये दोनों मिलके तुर्की का साथ ज़रूर दे दें, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा सच जो है वो किसी को इतना मतलब के लेना देना नहीं है ना। तो ये चीज़ हो सकती है। बहरहाल देखते हैं जी कि क्या मतलब इस पैक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और आप आगे कुछ है और यहाँ पे गर्मी काफ़ी हो रही है। खैर एनीवेज आगे आगे कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग में खबर थी वही मेट्रो बसेस और डॉल्फिन जो है उसको क्लोज कर दिया गया पाकिस्तान में। भाई करप्शन का एक अलग लेवल पाकिस्तान में चल रहा है। अब वो चलाई गई है। अब हो सकता है ये मांगने का तरीका भी हो, अनदर वे हो बेगिंग का, कि भाई हमारा पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, हमारी फलानी जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो ख़त्म हो रही है, ये प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो रहा है, इसकी वजह से हमें पेट्रोल चाहिए, उसके लिए पैसे नहीं हैं। तो सारी ये कहानी हो। और ये भी हो सकता है कि भाई ये वही चीज़ हो कि अब इनको लाया गया, ये महंगी मशीनरी है और इसको जो है वो भेज दिया जाए और वो पैसा जो है वो हज़म कर लिया जाए। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है। तो भाई जहाँ पे गन्नों का ज़िक्र हुआ तो वो भाई एज़ अ पाकिस्तानी इस टाइम के ऊपर इस टॉपिक पे हम पहले भी बात की है ना, गंदम बिल्कुल वाली, वो कि हो इम्पोर्ट चुकी है। एक्सपोर्ट जो होती है शुरू में कर मिलते देते सारे हैं एक्सपोर्ट,
बाद में इंपोर्ट करते हैं, वो ज़ाहिर है वो भी छिलू उसमें आने भी होते भाई हैं। उन्होंने अपना कट रखना होता है ना। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो एज अ पाकिस्तानी हम जानते हैं कि किस तरह की हो रही हैं, लेकिन उनको चेंज करना जो है वो सिर्फ नाइंसाफ़ी यहाँ पे जिससे होती है ना, वो है किसान, जिसको ये समझते हैं कि ये बहुत जो है वो पता नहीं क्या है, मखलूक है, कहीं और से आई हुई है, उनके साथ ज़्यादती होती है। मेजर सर कह रहे हैं पता नहीं कितने परसेंट जो है सारे लोग करते ही खेती हैं। मेरे ख्याल में रियल डेटा दिया जाए तो नहीं, पहले जो सारे 70% होंगे, अब जो है 40% से अब कम कम हो गए। हो गए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो खेती ये मतलब छोटे लेवल पे करते हैं ना, मतलब अपने घर की खेती कर ली और बाहर एक्सपोर्ट वगैरह या इनकी इतनी ज़्यादा उस चीज़ पे निर्भर नहीं होते, तो वो सिर्फ अपने घर के लिए जो है वो कर लेते हैं, बाकी काम कुछ और कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल। ज़्यादातर वैसे भी हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी पूरी लाइफ ही उस पे डिपेंडेबल होती है, पूरे साल की जो है वो अपनी उन फसलों पे होती है, उनके साथ जाती है। वो भी बड़े पैमाने के ऊपर कम ही रह गया सिस्टम। तो बहरहाल यही कुछ था जी वीडियो में, यही डिस्कशन थी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताना जी। आपके लिए इंक्लूसिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज़, पीस।